वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं लेके आऊं आपके लिए कुछ खास, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं पास। हम लोग बात करने वाले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नामकरण है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमें यह पता है कि आजादी से पहले क्या हुआ इंडिया में, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया लगभग लगभग 200 साल। तो आज हम लोग यहाँ पे सफरनामा में करने वाले हैं भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को ही डीपली एनालिसिस करेंगे और उस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग यहाँ पे स्विच करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमारा सफरनामा जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि रुकावट आ जाना, रुक जाना किसी सिस्टम का। स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज, किस कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारी रुक जाती है। तो हमें यह पता है कि हमारे यहाँ 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमारे यहाँ सबसे अच्छा काम होता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की फील्ड जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इसीलिए अच्छी खासी हमारे यहाँ खेती होती थी। और ब्रिटिशर्स को यह चीज पता था कि इनके यहाँ खेती अच्छी खासी होती है तो ये हमें पैसा भी जनरेट करके देंगे इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या इन द टर्म्स ऑफ टैक्सेस। तो ब्रिटिशर्स ने अलग अलग सिस्टम यूज करे और हम लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करी। तो अब ये पूछा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो ग्रो करता था हमेशा, वो अपनी जगह पे रुक क्यों गया, किस कारण से रुक गया। क्या लैंड सेटलमेंट सिस्टम के कारण रुक गया? लैंड सेटलमेंट सिस्टम में कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे 1765 जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर खत्म होती है, ब्रिटिशर्स पूरी की पूरी अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं इंडिया पे और यहाँ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आते हैं, जिसमें कि ये जमींदारी सिस्टम, रेडवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम को लेके आते हैं। यहाँ पे ये सब लैंड सेटलमेंट सिस्टम में ये करते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे यहाँ जो बेसिक इंडस्ट्री थी वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इनने ये इंडस्ट्रीज को भी क्या कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ताकि हमारी इकोनॉमी एक फीडर इकोनॉमी बन जाए। हम लोग ब्रिटिशर्स को सिर्फ रॉ मटेरियल दिए और वो हम लोगों को क्या करे, फिनिश प्रोडक्ट बना के यहाँ पे दे। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो सही बात है कि हमारे टेक्नोलॉजी की कमी थी, बट ब्रिटिशर्स के आने से भी कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन यहाँ पे नहीं हुआ। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब यह होता है कि वो सारे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाए जो कि मेनली किसी चीज के बनाने में काम आते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे काम आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉप्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कमर्शियल क्रॉप, मतलब उसको हम लोग कैश क्रॉप भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप हमारे ग्रेन, सीरियल्स ये सब हो जाते हैं, और कमर्शियल और कैश क्रॉप में कॉटन, जूट, सिल्क ये सारी चीजें आ जाती है। इंडिगो को भी हम लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से एग्रीकल्चर के रुकने का मेन रीजन जो था दोस्तों वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब रेट वाली जमींदारी और महलवारी सिस्टम जो था बेसिक रीजन था यहां पे इसके रुकने का। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर, पहली बार ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट किया गया? 1891, 1921, 1781 या 1881? तो भैया हमें पता है लॉर्ड मायो ने सबसे पहली बार सेंसस जो है 1881 में किया। इसके बाद कुछ ईयर की बात करें हम लोग, जैसे 1921 है तो 1921 को कहा जाता था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके पहले जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया था वो अप डाउन चल रहा था, कभी बर्थ बढ़ जाती थी, कभी डेथ बढ़ जाती थी, कभी डेथ बढ़ जाती थी, बर्थ कम हो जाती थी। बट 1921 के बाद डेथ सीधे सीधे कम होना शुरू हो गई और बर्थ रेट जो है धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, और आज भी ये कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो हमें ये समझ में आ गया है कि भैया जो ऑफिशियल सेंसस है वो कब हुआ था? 1881 में। और एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, किसने करवाया था? तो ये लॉर्ड मायो ने करवाया था यहाँ पे। तो आंसर बिल्कुल सही है, और हर 10 सालों में ऑफिशियल सेंसस आज भी हो रहा है हमारे यहाँ। इसी के तर्ज पे इंडिया में सेंसस जो है वो 1951 से स्टार्ट हुआ। अगर आज 2023 है तो हमारा लास्ट सेंसस जो है वो 2021 का होगा। नेक्स्ट जो सेंसस होने वाला है वो 2031 का होगा। तो हर 10 साल में हमारे यहाँ सेंसस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस की। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब ये होता है जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए
है और हम लोग क्या करें, दूसरों को यहाँ पे गुड्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस। द एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज यूज, किस तरीके से इसको यूज किया जाता था हम लोग को यहाँ पे ये बताना है। टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब जो ब्रिटेन में ऑफिस बना हुआ है उसके खर्चे निकालने के लिए भी हम लोगों को सामान बेचना होता था, उससे जो पैसा आता था वो ब्रिटिशर्स की जो ऑफिसर्स थे या ऑफिसर्स थे उनके खर्चे निकालने का उसको इस्तेमाल किया जाता था। टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी खर्चा ब्रिटिशर्स का होना चाहिए था वो सारा खर्चा इंडिया का माना गया, जितने भी ये वॉर लड़ेंगे उन सब का खर्चा इंडियंस को बियर करना पड़ेगा। टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम, वो सारी चीजें जो दिखती नहीं है उनको भी अगर इंडिया बुलाया जा रहा है तो उन सबका भी खर्चा क्या होगा, सिर्फ इंडिया का होगा, दूसरी किसी कंट्री का नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस, तो यहां पे आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एक्सपोर्ट सरप्लस में ये तीनों चीजों को क्या करा गया है दोस्तों, इंक्लूड किया गया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। The foundation of British Empire in India was laid by Battle of Plassey fought in, जो ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ पे रूट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करे वो करे बैटल ऑफ प्लासी के बाद। अब ये बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, तो हुई थी 23 जून 1757 को, बट ये इमीडिएटली डायरेक्टली बैटल हो गई थी नहीं, इसके पहले एक साल पहले 23 जून 1756 में एक जगह थी जिसका नाम था फोर्ट विलियम, उस पर अटैक किया गया सिराजुद्दौला के द्वारा। क्यों करा भैया उसने अटैक, क्योंकि उसने कहा था कि आप लोगों को यहां पे रहते हुए मुझे टैक्स देना पड़ेगा, अगर टैक्स नहीं देंगे तो मैं आप लोगों को यहां से हटा दूंगा, बट इसी के कारण हो जाती है लड़ाई। बट इसी के जस्ट हम लोग पहले जाते हैं जिसको हम लोग अलीवर्दी खां कह सकते हैं भाई, ठीक है। तो अलीवर्दी खां ने भी यहां पे कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स इंप्लीमेंट नहीं करा था, बट सिराजुद्दौला जैसे ही आया तो उसने कहा कि बिना टैक्स दिए तो मैं यहां पे आपको ट्रेड नहीं करने दूंगा, इसके कारण ही बैटल होती है एक साल बाद 23 जून 1757 को। दूसरा यहां पे इसके अगेंस्ट में जो लड़ने आता है वो आता है रॉबर्ट क्लाइव। इस तरीके से बंगाल पे पूरा कब्जा हो जाता है पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का, बट यहां पे उस समय नवाब बना दिया जाता है मीर जाफर को, बट मीर जाफर को पपेट नवाब बनाया जाता है, वो हट जाता है। उसके बाद इसका सन इन लॉ आता है जिसको बोलते हैं हम लोग मीर कासिम, सुजादुद्दौला और शाह आलम सेकंड, तीनों से इनकी लड़ाई होती है, वो होती है बैटल ऑफ बक्सर में जो कि होती है 1764 में। तो इस तरीके से हमें ईयर्स भी याद करने हैं दोस्तों। 1757 में होती है बैटल ऑफ प्लासी 23 जून को। 1857 में होता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इट इज ऑल्सो नोन एज सिपाही मुटनी, ठीक है ना। तो इतनी बातें हम लोग को याद रखनी है दोस्तों यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 1757 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच इंडस्ट्री रिसीव्ड द मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। बहुत सारा नुकसान हुआ भाई, कौन सी इंडस्ट्रीज को हम लोग को बताना है, सीमेंट इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, पेपर इंडस्ट्री को या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। इंडिया में आयरन एंड स्टील आती है कब, 1907 में। किस नाम से आती है भैया, टिस्को नाम से आती है, और ये बाकी इंडस्ट्रीज भी बाद में आती है। बट यहां पूछा जा रहा है कि किस इंडस्ट्रीज का नुकसान हुआ ब्रिटिशर्स के आने के कारण, तो वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही बैकबोन बनी हुई थी और सारे वर्ल्ड के लोग हमारे यहाँ से ही प्रोडक्ट ले जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल सबसे फाइन माना जाता है। ओके, तो आंसर हो गया हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया जूट इंडस्ट्री सफर्ड फ्रॉम, ये इंडिया की जो जूट इंडस्ट्री थी जो कि मेनली कहां पे एस्टैब्लिश होगी भाई, बंगाल में एस्टैब्लिश होगी, ठीक है। हेवीली ड्यू टू डैश आफ्टर पार्टीशन, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, फेमाइंस, अर्थक्वेक या नन ऑफ दीज। तो हम लोग को इसमें से बताना भैया आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब इंडिया की जूट इंडस्ट्री जो कि बंगाल में एस्टैब्लिश है और बंगाल ही कैपिटल थी ब्रिटिशर्स की अप टू 1911। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, तो प्रॉब्लम हुई एक चीज की, लैक ऑफ रॉ मटेरियल की, ठीक है ना। किसकी हुई भाई, लैक ऑफ रॉ मटेरियल के, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। पार्टीशन के बाद हमारा ये नुकसान हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन द ईयर। हमारे यहाँ रेलवेज आती है 1850 में और ऑपरेशनल होती है, काम करना शुरू करते हैं 1853 से। तब से कंटिन्यूसली रेलवे एक्सपांड हो रही है हमारे यहाँ। तो बॉम्बे से लेके थाने तक की ये सबसे पहले ट्रेन चलती है और इसका दो काम था यहाँ पे रेलवेज लाने का, एक तो मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी, दूसरा जो भी रॉ मटेरियल थे उसको यहाँ इंडस्ट्रीज तक के पहुंचाने का। सिर्फ दो काम था रेलवेज को यहाँ पे लाने का। तो ये कौन से ईयर में आई दोस्तों, यहाँ तो ये 1850 में आई
बनाई है? रेलवेज। ओके, चलिए बी आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड, आधे से ज्यादा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ किस कंट्री से कर सकते हो आप? वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू, कौन सी कंट्री से रेस्ट्रिक्टेड है? तो भैया ब्रिटेन से, ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका, इसका नाम है सलान। तो 50% के बाद अगर कुछ बच गया आपके पास तो आप चाइना को दे सकते हो, कोरिया तो था ही नहीं, कोरिया की कहानी नहीं है, और श्रीलंका को आप यहाँ पे दे सकते हो। तो 50% से ज्यादा आपको ट्रेड सिर्फ और सिर्फ करना है किससे? ब्रिटेन से। ओके, यूके भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है भाई? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लेड टू, अब इससे क्या हुआ? जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुई तो क्या हुआ? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, क्योंकि इंडिया में ब्रिटेन गुड्स, ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे जिसको हम लोग फॉरेन गुड्स कहते हैं, कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंपोर्ट होना शुरू हो जाता है। बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, बोथ ए एंड बी। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स भी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन, जैसे ही पार्टीशन हुआ तो कौन सी इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है? तो आधे से ज्यादा जगह हमारी बांग्लादेश में चले गई आफ्टर 1971। तो इसी के कारण वहां पे जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला रॉ मटेरियल था वो था हमारा जूट, और जूट इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है आफ्टर 1971 पार्टीशन ऑफ जो इंडिया हुआ बांग्लादेश में, उसको हम लोग यहाँ पे मेनली रीजन मानते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एमसीक्यू का सेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।